नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से करंट अफेयर। और आज देखेंगे दोस्तों हम लोग रक्षा विज्ञान से जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, पहला करंट है दोस्तों, आईएनएस ध्रुव की तैनाती। इसमें क्या कह रहा है कि 10 सितंबर 2021 को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसैनिक पोत ध्रुव को आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसैनिक पोत ध्रुव को नौसेना के लिए बनाया गया है। ध्रुव को आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। आईएनएस ध्रुव भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एवं समुद्री निगरानी पोत है। क्या कह रहा है भाई, कोई चीज पहला हो तो उसको थोड़ा सा फोकस तो करना ही चाहिए। कह रहा है कि आईएनएस ध्रुव भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एवं समुद्री निगरानी पोत है। मिसाइल का पता लगाने वाला और समुद्री निगरानी। फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशन सर्विलांस शिप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो चर्चा में आया आईएनएस ध्रुव। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसैनिक पोत ध्रुव को आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया। और पहला क्या है, मिसाइल का पता लगाने वाला एवं समुद्री निगरानी पोत। इस प्रकार भारत ऐसी नौसैन्य क्षमता से लैस चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन एवं फ्रांस की श्रेणी में शामिल हो गया है। इन्हीं चारों देश के पास है, भारत पांचवा हो गया। उल्लेखनीय है कि इस पोत को नामक कोड से विकसित किया गया। क्या क्या कोड दे रहा है, VC 11,184। ठीक है दोस्तों, 11,184 84। ये इस देखिए दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ने से अभी यही पूछ लेगा कि इस पोत को किस कोड नाम से विकसित किया गया है, और यही ऑप्शन में दे देगा। ठीक है ना। और इसी में तो देखिए, एक बार सुने रहेंगे दोस्तों ना, आपके सामने से गो थ्रू हुए रहेंगे, सुने रहेंगे, तो ये चीजें दिमाग में क्लिक करती हैं। ठीक है ना। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात क्या होगी दोस्तों, मिसाइल का पता लगाने वाला एवं समुद्री निगरानी पोत। ठीक है ना। भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला और समुद्री निगरानी पोत हो गया आईएनएस ध्रुव। ठीक है ना। और ये किन किन देशों के पास है, उसके बाद अमेरिका, रूस, चीन एवं फ्रांस के बाद ये भारत पांचवा देश है जिसके पास ये है अभी। और इसको किस कोड नेम से विकसित किया गया है, VC 11,184। आइए देखते हैं दोस्तों, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये क्या है। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM प्रणाली की पहली इकाई वायुसेना स्टेशन जैसलमेर राजस्थान को सौंपी है। ठीक है ना। तो क्या हुआ, डीआरडीओ जो दोस्तों भारतीय वायुसेना को, ये देखिए इसका मतलब समझ रहे हैं, MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया। ठीक है ना। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की पहली इकाई जो दोस्तों वायुसेना को मिली है, जो सतह से हवा पर मार कर सके। इस मिसाइल प्रणाली का विकास रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज
इजराइल भारत का बहुत बड़ा रक्षा सहयोगी है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के संयुक्त प्रयास से किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यह मिसाइल मध्यम दूरी पर किसी भी संभावित लक्ष्य यथा एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एंटीशिप मिसाइलों तथा यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को ध्वस्त करने में सक्षम है। 4.5 मीटर लंबी, 2 मैक की गति वाली यह मिसाइल 70 किलोमीटर के परास में एक साथ अनेक लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। 70 किलोमीटर, ये बहुत ज़्यादा दूरी होती है दोस्तों, ठीक है ना, कि परास में एक साथ अनेक लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। ये था दोस्तों मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये जो अभी हाल में विकसित की गई डीआरडीओ द्वारा और इजराइल की एरो स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। और दोस्तों ये सतह से हवा पर मार करेगी, वायुसेना के लिए बनाई गई है। और क्या इसमें कहा गया है, ये मध्यम रेंज 70 किलोमीटर के पास, ये सब देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हंस एनजी न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान। हंस न्यू जनरेशन विमान की प्रथम उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसको न्यू जनरेशन नाम ही दिया गया दोस्तों, हंस एनजी, ठीक है ना। जैसे दिल्ली और नई दिल्ली अलग अलग है, ठीक है ना, उसी प्रकार से हंस न्यू जनरेशन। वैसे हंस पहले भी था लेकिन ये न्यू जनरेशन वाला है। बंगलुरु स्थित हाल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के उपरांत विमान ने 80 नाट की गति से 4000 फीट की ऊंचाई प्राप्त की, ठीक है दोस्तों, 4000 फीट की ऊंचाई प्राप्त की। इस विमान का विकास CSIR की एक संगठक प्रयोगशाला CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बंगलुरु द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्तों। हंस एनजी एक 2 सीट वाला प्रशिक्षक विमान है, ठीक है ना दोस्तों, ये ट्रेनिंग वोनिंग देने में काम आता है। वही कह रहा है कि हंस एनजी एक 2 सीट वाला प्रशिक्षक विमान है। हंस एनजी हंस प्रशिक्षक विमान का उन्नत संस्करण है। ये पहले मैं आपको बता रहा था कि हंस था, अब देखिए उल्लेखनीय है कि हंस विमान की प्रथम उड़ान वर्ष 1993 में संपन्न हुई थी, ये भी देख लीजिए। हंस एनजी की अद्वितीय विशेषताओं में एक आरामदायक केबिन के साथ ग्लास कॉकपिट शामिल है। अद्वितीय विशेषताओं में एक आरामदायक केबिन के साथ ग्लास कॉकपिट शामिल है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए चैप प्रौद्योगिकी क्या है। डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने हेतु चैप टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है, ठीक है ना। दुश्मन के रडार से बचाने हेतु सेना के लड़ाकू विमानों को जोधपुर स्थित डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला ने डीआरडीओ की पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से उन्नत चैप सामग्री और चैप कार्ट्रिज 118i को विकसित किया है, ठीक है ना दोस्तों। कौन कौन विकसित किया चैप प्रौद्योगिकी को? डीआरडीओ की पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से उन्नत चैप प्रौद्योगिकी एवं चैप कार्ट्रिज को विकसित किया गया। चैप सामग्री एवं चैप कार्ट्रिज 118i को विकसित किया गया है। इस तकनीक में विमानों की सुरक्षा हेतु काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम CMDS का उपयोग किया गया। काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। यह इंफ्रारेड और रडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग
प्रदान करता है। जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं तो एग्जाम में जैमर लगा रहता है। उस क्या करता है जैमर? जैमर है कि सभी इंटरनेट और ब्लूटूथ डिवाइसेस को बंद कर देता है, ठीक है ना, ताकि आप फिर उससे कम्युनिकेट ना कर पाएँ। और आजकल ये हर एक परीक्षा में लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि ये क्या होता है दोस्तों कि हर एक मैंने परीक्षा सेंटर तो ठीक है, लेकिन हर एक रूम में रखा जा रहा है। यह इंफ्रारेड और रडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग प्रदान करता है, ठीक है ना दोस्तों। इंफ्रारेड और रडार, तो ये था दोस्तों चैप प्रौद्योगिकी। अभी यही यही पूछेगा दोस्तों कि चैप प्रौद्योगिकी कौन विकसित किया है और इसका क्या काम है। अभी इंफ्रारेड के खिलाफ काम करेगा कि रडार के खिलाफ काम करेगा, ये सब चीज़ें, और काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। तो चैप सामग्री और चैप कार्ट्रिज को विकसित किया गया है। यह है दोस्तों चैप टेक्नोलॉजी। अब देखिए आकाश एनजी, एनजी का मतलब न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण। उड़ीसा तट पर स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग देखे थे हंस एनजी का भी, न्यू जनरेशन का हंस का आकाश एनजी का परीक्षण हुआ, मिसाइल का सफल प्रथम। अब ये क्या कह रहा है, 25 जनवरी 2021 को आकाश एनजी मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया गया था। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है ना, डीआरडीओ, बीडीएल और बीईएल के संयुक्त दल द्वारा भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। आइए देखते हैं। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, आकाश कहाँ से कहाँ तक मार करती है? सतह से हवा में, ठीक है ना, सतह से हवा में। चलिए आगे चलते हैं। आकाश एनजी मिसाइल आकाश और आकाश आईएस श्रृंखला की मिसाइल है। आकाश और आकाश आईएस श्रृंखला का मिसाइल है। यह मिसाइल दोहरे प्लस डुअल प्लस ठोस ईंधन रॉकेट मोटर, एक कनस्तरकृत लॉन्चर और एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार से युक्त है, ठीक है ना दोस्तों। किससे किससे युक्त है? डुअल प्लस ठोस ईंधन रॉकेट मोटर, एक कनस्तरकृत लॉन्चर और एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार से युक्त है, ठीक है दोस्तों। जहां परंपरागत आकाश मिसाइल का वजन लगभग 720 किग्रा है, ये मिसाइल है दोस्तों, ठीक है ना, मिसाइल आकाश मिसाइल है। वहीं नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का वजन मात्र 350 किग्रा है, आधा हो गया, 720 से 350। आकाश एनजी मिसाइल की एक प्रमुख विशेषता इसमें संलग्न अत्याधुनिक रॉकेट मोटर है। रॉकेट मोटर, जहां परंपरागत आकाश मिसाइल पुरानी रैमजेट मोटर से लैस है, वहीं आकाश एनजी मिसाइल में द्वितीय डुअल प्लस ठोस रॉकेट मोटर लगी हुई है। डुअल प्लस ठोस रॉकेट मोटर लगी हुई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए आकाश एनजी मिसाइल 80 किलोमीटर दूर तक स्थित शत्रु के लड़ाकू विमानों को चिन्हित कर सकती है।
जब शत्रु का लड़ाकू विमान 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो आकाश एनजी मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, जो मात्र 1 मिनट की अवधि में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लक्ष्य को ध्वस्त कर देती है। 1 मिनट की अवधि में 30 किलोमीटर की दूरी को तय कर लक्ष्य को ध्वस्त कर देती है। आकाश मिसाइल को वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना तथा वर्ष 2015 में भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, 14 में वायुसेना, 15 में थल सेना। आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का ओडिशा तट स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोककर उसे नष्ट किया। क्या कह रहा है? इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोककर उसे नष्ट किया। आकाश प्राइम को इसकी सटीकता में सुधार के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस किया गया है। उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन लाने के लिए अन्य सुधार भी किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आकाश मिसाइल। ठीक है, आकाश मिसाइल एक मानव रहित लक्ष्य को भेद करके और ये परीक्षण किया गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे MP ATGM का सफल परीक्षण। ठीक है ना, और MP इसका फुल फॉर्म क्या दिया है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण तो कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा ने मानव द्वारा एंटी टैंक, ये देखिए वाहनीय टैंक रोधी निर्देश मिसाइल, इसको देख रहे हैं ना हिंदी में, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल को एक मानव द्वारा वाहनीय लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया था। मानव द्वारा वाहनीय लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पर सबसे देखिए, इसमें देखने वाली बात क्या है दोस्तों? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल का मतलब कि आदमी उसको कैरी कर सकता है। ठीक है ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो आदमी खुद उसको कैरी करके, जैसे किसी वाहन का न प्रयोग करते हुए या बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर का न प्रयोग करते हुए, मानव इसको दोस्तों मैंने खुद अपने हाथों से पकड़ करके और इसको लॉन्च कर सकता है। मिसाइल को एक मानव द्वारा वाहनीय लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया है। देखिए क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, इन सबसे क्वेश्चन जब बनते हैं ना तब समझ में आता है। अभी इस तरह से लगता हो कि भाई मैं आप लोग का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या आप लोग खुद अपना पढ़ करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बहुत बारीकी से नज़र हर एक सेक्शन पर बनाए रखनी पड़ती है, तब जाकर के पेपर अच्छा होता है। इस परीक्षण के तहत मिसाइल ने लक्षित टैंक पर सीधा हमला किया और उसे पूर्ण परिशुद्धता के साथ ध्वस्त कर दिया। MP ATGM स्वदेश विकसित कम वजनी कितना वजन है? 15 किग्रा से कम, दागो और भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है। दागो और भूल जाओ, फायर एंड फारगेट। अब देखिए, इस मिसाइल की मारक दूरी 2.5 किलोमीटर है, अर्थात 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर भी दूरी बहुत होती है।
यह मिसाइल लघुकृत इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और अत्याधुनिक एवियानिक्स से युक्त है, जो क्रमशः लक्ष्य की पहचान करने एवं मिसाइल को दिशा निर्देश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीआरडीओ तथा वीईएम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इसका निर्माण किया है। तृतीय श्रेणी की इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण 2018 को किया गया था। तो ये था दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसका नाम ही था, क्या नाम था, MPATGM का सफल परीक्षण, ठीक है ना। और एमपी का इसका मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों, 2.5 किलोमीटर, और इसका वजन जो है 15 किलोमीटर से कम है, और फायर एंड फारगेट श्रेणी का है ये। तो इस तरह से इसको देखेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। अब हर एक चीज में प्राइम आ रहा है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि अमेजन पर भी प्राइम चलता है, अमेजन प्राइम वीडियो। तो उसी तरह से प्राइम दोस्तों उन्नत प्रकार का है। क्या कह रहा है, उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल उच्च स्तरीय सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को भेजने में सफल रही। अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की अत्याधुनिक संस्करण है दोस्तों, ठीक है ना। अग्नि जो है दोस्तों सतह से सतह पर मार करती है, उसी का अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें थी उसी का उन्नत संस्करण है अग्नि प्राइम। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, इस बीच में ये मार कर सकती है अग्नि प्राइम। यह एक कनस्त्रीकृत कोनिस्टराइज्ड मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफार्म से लॉन्च किया जा सकता है, इसमें 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 एवं 5000 किलोमीटर की परास वाली अग्नि 5 मिसाइल में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों, अग्नि प्राइम। तो आगे चलते हैं। अग्नि 4 का मारक क्षमता 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 का 5000 किलोमीटर है दोस्तों। इसमें कई उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे कंपोजिट रॉकेट मोटर, रिंग लेजर गायरोस्कोप आधारित ये सब प्रणालियों का समावेश किया गया है। यह एक द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन 23 से 25 टन है। विश्लेषक अग्नि प्री को चीन की DF-21D पोत विरोधी बैलिस्टिक मिसाइल के समकक्ष देखते हैं। विश्लेषक का मतलब जो एनालिसिस करते हैं लोग और बताते हैं सबकी क्या कम बेसी, किससे कम बेसी सब बताते रहते हैं। उल्लेखनीय है कि DF-21D मिसाइल पारंपरिक वारहेड के साथ लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ये DF-21 मिसाइल जो दोस्तों ये चीन की है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी को काउंटर करने के लिए दोस्तों ये अग्नि प्राइम का विकास किया गया है। INS राजपूत सेवा मुक्त। भारतीय नौसेना ने पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है। पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है। INS राजपूत को विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक पोतगाह से कार्य मुक्त किया गया है। INS राजपूत को विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक पोतगाह से कार्य मुक्त किया गया है। INS राजपूत का निर्माण तत्कालीन USSR वर्तमान में यूक्रेन में किया गया था।
वर्तमान में यूक्रेन में किया गया था। इसका मूल रूसी नाम नादेजनी था, जिसका अर्थ आशा है। देख रहे हैं दोस्तों, आईएनएस राजपूत सेवा मुक्त हुआ है। इसका मूल रूसी नाम नादेजनी था, जिसका अर्थ जो होता है होप, आशा होता है। 4 मई 1980 को इसे भारतीय नौसेना के राजपूत श्रेणी के प्रमुख विध्वंसक पोत के रूप में तैनात किया गया था। आईएनएस राजपूत भारतीय थल सेना की राजपूत रेजिमेंट से संबद्ध होने वाली भारतीय नौसेना का पहला पोत भी था। इस पोत का आदर्श वाक्य मोटो राज करेगा राजपूत था। राज करेगा राजपूत। चलिए, तो ये था दोस्तों, ये इसका। तो अभी पूछेगा कि इसमें से कौन सा मुक्त हुआ, तो आईएनएस राजपूत मुक्त हुआ। कहाँ से मुक्त हुआ है, तो आईएनएस विशाखापत्तनम से मुक्त हुआ है। मैंने विशाखापत्तनम बंदरगाह पर आकर के भैया खड़ा हो गया। और ये किसके सहयोग से बना है, तत्कालीन यूएसएसआर, ठीक है दोस्तों, जो अब वर्तमान में ये जगह यूक्रेन में शामिल है। और इसका मूल नाम था नादेजनी। और ये कब शामिल हुआ था भारतीय नौसेना में, 4 मई 1980 को, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य था राजपूत, राज करेगा राजपूत। चलिए आगे चलते हैं। आईएनएस करंज नौसेना में शामिल, राजपूत रिटायर हुआ और करंज शामिल हुआ नौसेना से। देखिए, नौसैनिक पोत पर आयोजित एक समारोह में मुंबई स्थित, और वो विशाखापट्टनम से रिटायर हुआ था, ये मुंबई से शामिल हो गया। स्वदेश निर्मित पनडुब्बी आईएनएस करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ठीक है ना। स्वदेश निर्मित पनडुब्बी आईएनएस करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है मुंबई बंदरगाह से। चलिए आगे चलते हैं। करंज भारतीय नौसेना हेतु निर्माणाधीन कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की तीसरी पनडुब्बी है, ठीक है ना। कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की तीसरी पनडुब्बी है कलवरी श्रेणी। चलिए आगे चलते हैं। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बी है जो रडार से बचकर निकल सकती है। डीजल स्टील्थ इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बी है जो रडार से बचकर निकल सकती है। आईएनएस करंज की लंबाई 67.67 मीटर, ऊंचाई 12.3 मीटर और वजन जो दोस्तों 1565 टन है। आईएनएस करंज अस्थायी रूप से चुंबकित प्रणोदन मोटर परमानेंटली मैग्नेटाइड प्रोपल्सन मोटर से लैस है, जो इसे जलमग्न स्थिति में 20 नाट 37 किलोमीटर प्रति घंटा एवं जल की सतह पर 22 किलोमीटर प्रति घंटा गति प्रदान करती है। देख रहे हैं, जब डूबी रहती है, पानी में रहती है, तो इसकी गति ज़्यादा हो जाती है। क्या कह रहा है, आईएनएस करंज अस्थायी रूप से चुंबकित प्रणोदन मोटर परमानेंटली मैग्नेटाइड प्रोपल्सन मोटर से लैस है, जो इसे जलमग्न की स्थिति में 20 नाट या 37 किलोमीटर प्रति घंटा तथा जल की सतह पर 12 नाट 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रदान करती है। भारतीय नौसेना की योजना के अनुसार स्कॉर्पियन श्रेणी की सभी 6 पनडुब्बियों को वायु स्वतंत्र प्रणोदन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणाली से लैस किया जाएगा। स्कॉर्पियन श्रेणी की भी स्कॉर्पियन श्रेणी की थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उल्लेखनीय कि वर्तमान में मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मेसर्स नावल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत इसमें फ्रांस से सहयोग कर रहा है दोस्तों इसको निर्माण करने में।
ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां फ्रांस की स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित है। फ्रांस की स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। ये 6 पनडुब्बियां हैं: कलवरी, खंदेरी, करंज, बेला, वागीर और वाक्सीर। तो इसी में दोस्तों करंज जो है आपका शामिल हुआ है और ये फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। स्कॉर्पिन श्रेणी की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी, ये जो कलवरी है जिसे 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया था। दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंदेरी 19 में भारतीय नौसेना में शामिल किया था। तो स्कॉर्पिन श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों फ्रांस के सहयोग से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, जिसमें आईएनएस कलवरी और खंदेरी और करंज का निर्माण हो चुका है। बेला, वागीर और वाक्सीर का निर्माण किया जाएगा। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A क्या कह रहा है दोस्तों? तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1, ये क्या कह रहा है दोस्तों? 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1 को भारतीय सेना को सुपुर्द किया गया। चेन्नई, ठीक है ना, चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को भारतीय सेना को सुपुर्द किया गया। इस टैंक का निर्माण डीआरडीओ की चेन्नई स्थित प्रयोगशाला कॉम्बैट व्हीकल एंड डेवलपमेंट, कॉम्बैट याद रखिए, कॉम्बैट व्हीकल एंड, तो अर्जुन मार्क 1 से दोस्तों चेन्नई जुड़ गया, ठीक है ना, चेन्नई का नाम जुड़ा है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा। चलिए आगे चलते हैं। अर्जुन मार्क 1 के निर्माण में देश के 15 अकादमिक संस्थानों, 8 लेबोरेटरीज तथा कई सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों ने भाग लिए। देख रहे हैं कितने लोग, 15, 8, 23 और कई सूक्ष्म, तो इतने लोग मिल करके बनाए हैं। और आप इस उपलब्धि को कम ना समझिए, ऐसा ना समझिए कि नहीं नहीं परीक्षा ये उपलब्धि है। एमबीटी अर्जुन मार्क 1 टैंक को इसके पूर्व संस्करण एमबीटी अर्जुन मार्क 1 ये ए है, मार्क 1A और ये मार्क 1 था पहले, 14 विशिष्ट सुधार करके तैयार किया गया है। मार्क 1 संस्करण स्वदेशी रूप से विकसित फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कॉर्ड शैबोट, ये FSA PDS प्रणाली से लैस है। FSA PDS प्रणाली से लैस है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आराम से देखते रहिए, एक बार इससे गो थ्रू हो जाइए, जो प्रश्न पूछेगा वो आपको हो जाएगा। परीक्षा में भी आपका हाथ वहीं पर जाएगा जिस ऑप्शन पर सही आंसर पर, ठीक है ना। अब देखिए, FSA PDS प्रणाली गोला बारूद को तीव्र गतिज ऊर्जा के साथ फेंकने में सक्षम प्रणाली है। यह अर्जुन टैंक है दोस्तों, टैंक, ठीक है ना, अर्जुन मार्क 1A तो तीव्र गतिज ऊर्जा के साथ फेंकने में सक्षम प्रौद्योगिकी है। इस टैंक को खास रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार किया गया है। इसका अत्यधिक वजन इसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित करने में बाधक है। इसका अत्यधिक वजन इसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित करने में बाधक है। ये अर्जुन मार्क 1A की बात कर रहा है। अब देखिए, असमी स्वदेशी पिस्तौल, अब हर जगह स्वदेशी की बात हो रही है, तो देखिए असमी नामक पिस्तौल को भारतीय थल सेना के इनोवेशन डिस्प्ले इवेंट में प्रदर्शित किया गया। तो अभी
नई पिस्तौल कौन सी बनी है? स्वदेशी असमी। भारत की पहली स्वदेशी 9 mm मशीन पिस्टल को संयुक्त रूप से 9 mm मशीन पिस्टल को संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ, ठीक ना, तथा भारतीय थल सेना द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ तथा थल सेना द्वारा। डीआरडीओ भी काम कर रही दोस्तों, अच्छा काम कर रही। देख रहे हैं कि हर जगह हर एक योजना में शामिल दिख रही है। इस मशीन पिस्तौल को इन्फैंट्री स्कूल महू तथा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन प्रयोगशाला आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना पुणे द्वारा डिजाइन किया गया है। इन्फैंट्री स्कूल महू तथा डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलेंट आरडे पुणे द्वारा डिजाइन किया एवं विकसित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पिस्तौल का विकास एवं निर्माण कार्य केवल 4 महीने के भीतर किया गया है। केवल 4 महीने के भीतर किया। तो असमी क्या है? पिस्टल है दोस्तों, ठीक है ना। और इसको कौन कौन डिजाइन किया है? ये इन्फैंट्री स्कूल महू और डीआरडीओ पुणे। आगे चलते हैं। 4 महीने में पिस्तौल का नाम असमी रखा गया, जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान एवं कठिन परिश्रम। जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम। यह मशीन पिस्तौल 9 mm गोली दाग सकती है। 9 mm गोली दाग सकती है। यह पिस्तौल इजराइल की उजी श्रृंखला की बंदूकों के समकक्ष है, जो 100 मीटर की दूरी तक स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, ठीक ना। तो इजराइल की उजी पिस्तौल से इसकी तुलना की जा रही है। यह मशीन पिस्तौल इजराइल की उजी श्रृंखला की बंदूकों के समकक्ष है। अब देखिए मिशन सागर तृतीय क्या है? नौसैनिक पोत आईएनएस किल्टान 15 टन मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सामग्री लेकर कंबोडिया के सिहानो कबीले बंदरगाह पर पहुंचा। भारतीय नौसैनिक पोत आईएनएस किल्टान, आईएनएस किल्टान, आईएनएस किल्टान 15 टन मानवीय सहायता एवं आपदा राहत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सामग्री लेकर कंबोडिया के सिहानो कबीले बंदरगाह पर पहुंचा। इससे पूर्व 2020 को आईएनएस किल्टान 15 टन राहत सामग्री वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी के नाहारोंग बंदरगाह पहुंचा था। तो ये देखिए इसमें दोस्तों आईएनएस किल्टान द्वारा जो राहत सामग्री पहुंचाई गई उसकी बात चल रही है। भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन सागर के तृतीय चरण के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित कंबोडिया एवं वियतनाम को सहायता एवं सामग्री प्रदान की गई है। कंबोडिया एवं वियतनाम को सहायता एवं सामग्री प्रदान की गई है, ठीक है ना। देखिए ये कंबोडिया पहुंचा था। मिशन सागर तृतीय भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन सागर का ही विस्तार है। मिशन सागर के अंतर्गत भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने में मित्र राष्ट्रों की सहायता कर रही है। मित्र राष्ट्रों की सहायता कर रही है। तो मिशन सागर, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। को प्रारंभ किए गए मिशन सागर के अंतर्गत भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स को चिकित्सा एवं खाद्य सामग्री प्रदान की। मिशन सागर के प्रथम चरण में भारतीय नौसैनिक पोत आईएनएस
केसरी की सेवाएं ली गई प्रथम चरण में। ये दोस्तों तृतीय चरण, मिशन सागर का तृतीय चरण है, लेकिन प्रथम चरण में INS केसरी की सेवाएं ली गई, ठीक है ना। प्रारंभ मिशन सागर के दूसरे चरण में सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती, इरिट्रिया को खाद्य सहायता प्रदान की गई। तो दूसरे चरण में दोस्तों सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती एवं इरिट्रिया मिशन सागर भारत सरकार के रक्षा एवं विदेश मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियों के साथ भारतीय नौसेना के समन्वय द्वारा संचालित है। यह मिशन भारत सरकार के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं समृद्धि, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर दृष्टिकोण पर आधारित है। तो सागर का हमें पूछ लेगा कि अभी जो सहायता राशि कई देशों को प्रदान की गई है उसमें मिशन सागर चलाया गया था, और इसमें सागर का फुल फॉर्म पूछ लेगा। देखिए तो क्या होगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन हो जाएगा, ये सागर का फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ICGS सक्षम का जलावतरण, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ICGS सक्षम का जलावतरण संपन्न किया गया। सक्षम, ये देखिए इसका फुल फॉर्म पूछेगा आपसे। सक्षम, ICGS सक्षम समर्थ श्रेणी के, किस श्रेणी का है, समर्थ श्रेणी का है। समर्थ श्रेणी के 5 अपतटीय गश्तीय पोतों की श्रृंखला का 5वां एवं अंतिम पोत है। उल्लेखनीय है कि समर्थ श्रेणी के 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला के दूसरे पोत ICGS सुजीत को गोवा के भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। गोवा में समर्थ श्रेणी के अन्य पोत ICGS सचेत, ICGS सजग और सार्थक हैं, ठीक है ना दोस्तों। सचेत, सजग, सार्थक, सुजीत, और ये अभी जो था दोस्तों लेटेस्ट कौन था, सक्षम था। तो सचेत, सजग, सार्थक, सुजीत, सक्षम। ICGS सजग को 2019-21 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया। अब देखिए मिशन सागर चतुर्थ, तो मिशन सागर तृतीय हम लोग देखे थे। तृतीय किसको पहुंचाया था राहत सामग्री, बताइए। तृतीय पहुंचाया था कंबोडिया, वियतनाम को, और फिर से कंबोडिया, वियतनाम, और दोस्तों प्रथम चरण में INS केसरी काम आया था। और INS केसरी जो दोस्तों किसके लिए सामग्री पहुंचाया था, सूडान वाले क्षेत्र में पहुंचाया था। चलिए आगे चलते हैं। मिशन सागर चतुर्थ के अंग के रूप में भारतीय नौसैनिक पोत जलाशय एहोआल बंदरगाह मेडागास्कर पहुंचा। एहोआला बंदरगाह मेडागास्कर पहुंचा। ये देखिए मार्च की 2021 की न्यूज है। मिशन सागर चतुर्थ के जो दोस्तों चतुर्थ के अंतर्गत जलाशय पोत जो है मेडागास्कर पहुंचा। मेडागास्कर के कौन से बंदरगाह पहुंचा, एहोआला। इस पोत ने यहाँ 1000 मीट्रिक टन चावल तथा ये दोस्तों 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट की आपूर्ति की। 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चर्चा में आया था दोस्तों कि कोरोना में काम कर रहा है। इसके पूर्व मिशन सागर के तहत मई जून 2020 में भारतीय नौसेना मेडागास्कर को आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति की थी। मिशन सागर चतुर्थ के तहत ही INS जलाशय 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप के साथ अंजुवन बंदरगाह कोमोरोस पहुंचा। अंजुवन बंदरगाह कोमोरोस पहुंचा। मिशन सागर के तहत ही INS एरावत 10 तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन कंटेनर की आपूर्ति हेतु जकार्ता इंडोनेशिया के तांजुंग प्रियोक
बंदरगाह पहुंचा। ये था दोस्तों मिशन सागर। आप समझ सकते हैं कि दूसरे देशों को राहत सामग्री इतना भी याद रखेंगे, भारत पहुंचा रहा है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, आईएनएस एरावत कोविड राहत सामग्री के साथ वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी बंदरगाह पहुंचा। कोविड राहत सामग्री लेकर आईएनएस एरावत थाईलैंड पहुंचा। अगस्त में वियतनाम पहुंचा, सितंबर में दोस्तों थाईलैंड पहुंचा। भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सावित्री 2 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ चटगांव बांग्लादेश पहुंचा। तो एरावत जो दोस्तों थाईलैंड पहुंचा, वियतनाम पहुंचा और फिर सावित्री जो है दोस्तों बांग्लादेश पहुंचा। सिटमेक्स 20 ये क्या है दोस्तों? सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मेरीटाइम एक्सरसाइज 2020। भारत थाईलैंड सिंगापुर के मध्य त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिमटेक्स। अभी पूछ ले कि सिमटेक्स किसके किसके बीच हुआ था, तो आप बता देंगे, ठीक है ना। सिंगापुर इंडिया थाईलैंड SIT सिंगापुर इंडिया थाईलैंड सिटमेक्स अंडमान सागर में संपन्न हुआ था दोस्तों। यह नौसैन्य अभ्यास के द्वितीय संस्करण है। इस अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। इस नौसैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर और रॉयल थाई नेवी ने प्रतिभाग किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस कामोर्ता और आईएनएस कारमुक युद्धपोतों ने भाग लिया, प्रतिभाग किया। इस अभ्यास की मेजबानी सिंगापुर ने की। तो ये दोस्तों ये इसकी मेजबानी सिंगापुर करता है। देखिए लेकिन होता कहाँ पर है ये? सिटमेक 2020 दोस्तों अंडमान सागर में संपन्न हुआ। द्वितीय संस्करण था, पहले संस्करण पोर्ट ब्लेयर में हुआ था दोस्तों। तो सिटमेक्स आप समझ जाइए, ये जो सिटमेक्स जो है दोस्तों त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और इसमें भारत, थाईलैंड और सिंगापुर शामिल हुए। अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो थाईलैंड में संपन्न हुआ है। पिनाका रॉकेट प्रणाली का उन्नत संस्करण सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ। यह परीक्षण ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। उन्नत संस्करण का विकास पुणे स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने मिलकर किया। पिनाका रॉकेट प्रणाली का उन्नत संस्करण। प्रणाली के तहत एक के बाद एक 6 रॉकेटों को सफलतापूर्वक दागा गया। रॉकेटों की इस उन्नत संस्करण का निर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से मेसर्स इकोनॉमी एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर द्वारा किया गया। पिनाका रॉकेट प्रणाली की इस उन्नत संस्करण में अधिक मारक दूरी प्राप्त करने के लिए इसकी लंबाई पूर्व के संस्करणों की तुलना में कम रखी गई है ताकि दूरी ज़्यादा रहे। पिनाका रॉकेट का उन्नत संस्करण वर्तमान पिनाका प्रथम रॉकेटों का स्थान लेगा। तो देखिए दोस्तों पिनाका जो है रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम, एक ही साथ कई ठो रॉकेट दागती है पिनाका, ठीक है ना। तो ये सब देखते रहना है। चलिए आगे चलते हैं।
क्या कह रहा है, पिनाका एक मुक्त उड़ान फ्री फ्लाइट वाली बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। ठीक है ना, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इस प्रणाली का विकास भारतीय थल सेना हेतु डीआरडीओ द्वारा किया गया है। एक साथ कई रॉकेट दागने के लिए इस प्रणाली की रॉकेटों को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दागा जाता है। इस लॉन्चर से दागा जाता है। लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। ठीक है ना, लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। भगवान शिव की धनुष पिनाका के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका मार्क 1 प्रणाली की मारक क्षमता 38 से 48 किलोमीटर है। पिनाका मार्क 1, जबकि पिनाका मार्क 2 रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता 60 किलोमीटर है। डीआरडीओ ने पिनाका मार्क द्वितीय को निर्देशन, नेविगेशन एवं नियंत्रण प्रणालियों से लैस कर निर्देशित पिनाका रॉकेट प्रणाली, गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम का विकास किया, जिसकी मारक क्षमता 75 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम जिसकी मारक क्षमता 75 किलोमीटर है, और पिनाका मार्क 2 की 60 किलोमीटर, और पिनाका मार्क 1 की दोस्तों 38 से 48 किलोमीटर। नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण। डीआरडीओ द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज में तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। इस मिसाइल को नाग मिसाइल वाहक या नामिका द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है ना, नाग मिसाइल वाहक या नामिका द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा दिन और रात दोनों परिस्थितियों में अत्यधिक सुदृढ़ दुश्मन टैंकों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया। ठीक है ना, तो नाग जो है दोस्तों दिन और रात दोनों में काम करती है। नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण। पिनाका जो है दोस्तों मिसाइल छोड़ने वाला था, लेकिन नाग जो है मिसाइल है। यह समग्र और प्रगतिशील कवच से लैस सभी मुख्य युद्धक टैंक, मेन बैटल टैंक को नष्ट करने के लिए एक पैसिव होमिंग गाइडेंस उपकरण के साथ साथ दागो और भूल जाओ, फायर एंड फारगेट एवं उच्च हमले टॉप अटैक की क्षमता से लैस है। ठीक है दोस्तों, तो नाग भी जो है दोस्तों फायर एंड फारगेट श्रेणी का है। इस परीक्षण के पूरा होने के बाद नाग मिसाइल का उत्पादन शुरू किया जा सकेगा। इस मिसाइल का उत्पादन रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल द्वारा नामिका का उत्पादन मेडक स्थित आयुध निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा किया जाएगा। ठीक ना, तो बीडीएल द्वारा और नामिका का उत्पादन मेडक स्थित आयुध निर्माणी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। उड़ीसा तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आईटीआर से स्वदेश निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल संत का परीक्षण किया गया। ठीक है दोस्तों, हवा से सतह, ये देखिए
अब तक आप देख रहे थे हवा से सतह से हवा, लेकिन हवा से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया। भाई वायुसेना ही तो ऊपर से दागेगी। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, यह मिसाइल हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग का ही उन्नत संस्करण है, हेलिना का। यह चौथी पीढ़ी को दागो और भूल जाओ फायर एंड फारगेट मिसाइल है पीढ़ी की। इस मिसाइल की मारक क्षमता 15 से 20 किलोमीटर है, जबकि हेलिना 7 से 8 किलोमीटर तक की दूरी मार कर सकती है। ठीक है ना। नाग श्रेणी की अन्य मिसाइलों की अपेक्षा यह मिसाइल लंबी दूरी से लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल लंबी दूरी से लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। ब्रह्मोस का नौसैनिक संस्करण, ब्रह्मोस मिसाइल आप जानते हैं भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित स्टील्थ विध्वंसक आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। आईएनएस चेन्नई से पुनः भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस, आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा और मस्कवा नदी के नाम पर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक द्विचरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे किसी भी मौसम में ठीक है ना दोस्तों, दिन या रात के समय थल, वायु और जल तीनों ही प्लेटफार्मों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। यह है दोस्तों ब्रह्मोस। 2.5 टन वजन के साथ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर तैनात होने वाली सबसे भारी हथियार है। सुखोई 30 मूल रूप से इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर, परंतु इसे 450 से 500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। आईएनएस चेन्नई मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रोजेक्ट 15A के तहत निर्मित स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है। आईएनएस चेन्नई जो दोस्तों युद्धपोत है और ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट 15A के तहत इसका निर्माण किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्वदेशी बूस्टर से युक्त ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। और स्वदेशी बूस्टर एवं एयरफ्रेम सेक्शन के साथ ही कई अन्य भारत में निर्मित प्रणाली उप प्रणाली से युक्त सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस जो है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की अधिकतम गति 2.8 मैक और मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। तो ब्रह्मोस जो दोस्तों सतह से सतह पर काम करती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस परीक्षण से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करते हुए शक्तिशाली ब्रह्मोस शस्त्र प्रणाली के लिए स्वदेशी बूस्टर एवं अन्य स्वदेशी पुर्जों श्रृंखलाबद्ध उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय थल सेना द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस के वायुसेना संस्करण का परीक्षण तो इस दौरान मिसाइल दागने के पहले हवा में ही विमान में ईंधन भरा गया।
भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था 17 में। अब देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, रुद्रम विकिरण रोधी स्वदेशी मिसाइल। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी न्यूज है। रुद्रम विकिरण रोधी स्वदेशी मिसाइल हर जगह डीआरडीओ आ रहा है, ठीक ना। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट के निकट स्थित व्हीलर द्वीप, इसी को डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। कहाँ पर है? उड़ीसा तट के निकट व्हीलर द्वीप पर नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, कि एंटी रेडिएशन मिसाइल इसमें से कौन है या रुद्रम क्या है, और ऑप्शन में दे देगा एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो आप इसको देखेंगे। इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन एवं विकसित यह पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है। रुद्रम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दुखों का निवारक, रिमूवर ऑफ द सारोज। नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हवा से सतह तो देखिए दोस्तों, ये जो है नई पीढ़ी की हवा से सतह वाली मिसाइल है। आराम से इसको देखते रहिए। यह मिसाइल विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए निर्मित है। हवा से सतह में कौन मार करेगा? वायुसेना ही मार करेगी। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL कहाँ पर है? हैदराबाद ने इस मिसाइल के विकास में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया है। प्रक्षेपण परिस्थितियों के आधार पर दोस्तों इसकी मारक क्षमता अलग अलग अधिकतम 200 किलोमीटर तक हो सकती है। परिस्थितियों के आधार पर मारक क्षमता अलग अलग। इस मिसाइल को 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक के उन्नतांश और 0.6 से 2 मैक की गति से दागा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 500 मीटर से 15 किलोमीटर के उन्नतांश एल्टीट्यूड और 200 किलोमीटर अधिकतम तक दागा जा सकता है इसको, ठीक है ना। इसकी गति कितनी होगी? 0.6 से 2 मैक। इस मिसाइल को प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म के रूप में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में एकीकृत किया गया है, लेकिन इसे अन्य लड़ाकू विमानों में भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। अब देखिए रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण। अभी आप रुद्रम देख रहे थे, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल थी दोस्तों। और अब देखिए रुस्तम के बारे में। डीआरडीओ ने लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम स्वदेशी प्रोटोटाइप ड्रोन रुस्तम का सफल परीक्षण किया, ठीक है ना। लंबे समय तक उड़ान भरने में, माने ज़्यादा समय तक ऊपर उड़ान भरेगा,
सक्षम स्वदेशी प्रोटोटाइप ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में किया गया। परीक्षण के दौरान यह ड्रोन लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 8 घंटे तक उड़ान भरने में सफल रहा। तो देखिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 8 घंटे तक उड़ान भरने में सफल रहा। इसके पूर्व 2018 में प्रयोक्ता विन्यास यूजर कॉन्फ़िगरेशन में इसका प्रथम परीक्षण संपन्न हुआ था। यह सिंथेटिक अपर्चर रडार एवं इलेक्ट्रॉनिक खुफिया प्रणालियों सहित लगभग 350 किग्रा पेलोड के विभिन्न संयोजनों को ले जाने में सक्षम है। ज्ञातव्य है कि रुस्तम रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला वैमानिक विकास प्रतिष्ठान अडे एडीई द्वारा भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं हेतु विकसित किया जा रहा मानव रहित विमान है। ठीक है दोस्तों, रुस्तम जो है ड्रोन है, यह एक मध्यम ऊंचाई तथा लंबे अस्थायित्व मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाला विमान है। रुस्तम की आधारभूत डिजाइन 1980 के दशक में प्रोफेसर रुस्तम बी दमानिया के नेतृत्व में एक दल द्वारा विकसित बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के तहत लाइट कैनार्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट से व्युत्पन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम जो रुस्तम पड़ा है दोस्तों, तो 1980 के दशक में प्रोफेसर रुस्तम बी दमानिया के नेतृत्व में एक दल द्वारा इस पर काम किया गया, वहीं से इसका नाम रुस्तम लिया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर रुस्तम दमानिया के नाम पर ही डीआरडीओ ने इस मानवरहित विमान का नाम रुस्तम रखा है। रुस्तम के 3 प्रमुख संस्करण हैं। रुस्तम 1, रुस्तम ये देखिए सेकेंड होना चाहिए, या यच का लीजिए यच, और रुस्तम सेकेंड। तो ये रहा दोस्तों रुस्तम ड्रोन हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे ये देखिए सभी नौसैनिक अभ्यास दिया हुआ है। तो नौसैनिक अभ्यास जितने दिया हुआ है, मैंने एक पेज में दिया हुआ है, इसको हम लोग दोस्तों एक अलग वीडियो में देख लेंगे ताकि आपको बार बार देखने में आसानी सहूलियत रहेगी। यहाँ पर एक और टॉपिक ये वाला दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या कह रहा है। ICGS कनकलता बरुआ तटरक्षक बल में शामिल। ICGS कनकलता बरुआ तटरक्षक बल में शामिल। क्या कह रहा है, त्वरित गश्ती पोस्ट फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनकलता बरुआ को कोलकाता में औपचारिक तौर पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। कोलकाता में इसे काकीनाडा स्थित तटरक्षक बेड़े में अस्थायी तौर पर शामिल कर लिया गया है। कनकलता बरुआ को दोस्तों कोलकाता में औपचारिक तौर पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। ये कब की बात है, 30 सितंबर की। और 4 अक्टूबर को क्या हुआ, 4 अक्टूबर 2020 को इसे काकीनाडा स्थित तटरक्षक बेड़े में अस्थायी तौर पर शामिल कर लिया गया है। यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित राजश्री फ्लाइट सेकेंड वर्ग के तहत त्वरित गश्ती पोतों की श्रृंखला का 5वां एवं अंतिम पोत है। ठीक है दोस्तों, कनकलता बरुआ राजश्री फ्लाइट सेकेंड श्रृंखला है। इस श्रृंखला के अन्य 4 पोत ICGS प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के नाम पर, ICGS एनी बेसेंट, ICGS कमला देवी, ICGS अमृत कौर है। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डनरिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। ICGS कनकलता बरुआ
GRSC द्वारा निर्मित 105वां पोत है। इस पोत का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कनकलता बरुआ के नाम पर किया गया, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय तिरंगा लहराते हुए एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गई थी। ठीक है ना, कनकलता बरुआ। लगभग 50 मीटर लंबा, 308 टन वजनी यह पोत 34 नाटिकल मील प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलने में प्राप्त करने में सक्षम है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों कनकलता बरुआ। और ये क्यों रखा गया, आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कनकलता बरुआ के नाम पर रखा गया है, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हो गई थी। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का ये रक्षा वाला, ठीक है ना, रक्षा विज्ञान। और ये जो जितने सैन्य अभ्यास देख रहे हैं दोस्तों, सैन्य अभ्यास जो 21 सैन्य अभ्यास इसमें दिया हुआ है, उसको मैं एक आपको 10-15 मिनट की एक अलग वीडियो बना करके बता दूंगा, ताकि आप उसको बार बार देखते रहेंगे। क्योंकि जो सैन्य अभ्यास वाला होता है दोस्तों, बहुत जल्दी भूल जाता है और आपको बार बार याद रखना भी होता है। उससे प्रश्न पूछा भी जाता है, पक्का है कि पूछा जाता है, तो इसलिए उसको अलग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करिए, ताकि आपके मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए दोस्तों, आप सबको अंत में पुनः धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।